मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मेरे कोई बच्चा नहीं था। मेरे पति अक्सर बीमार रहने लगे थे। जब हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर है। हम लोगों ने कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर मेरे पति की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। जब से मेरे पति को ये पता चला था कि वे मरने वाले हैं, तब से वे हर रात मुझे अपने पास बुलाते और एक तस्वीर दिखाकर कहते कि मेरे जाने के बाद तुम इससे शादी कर लेना। जब मैंने फोटो देखी तो वो एक 70 साल का बुढ़ा था और मैं 26 साल की जवान। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उनके साथ ही बिताना चाहती थी। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही था। कुछ ही दिनों में मेरे पति का निधन हो गया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अभी मैं अपने उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। यही तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा थी। मैंने अपनी सास को गुस्से में देखा कि अभी मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और वह मुझे दूसरी शादी करने की बात कर रही हैं। मेरे ना चाहते हुए भी मजबूरी में मुझे उस बुड्ढे से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मेरा मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे मम्मी पापा ने हम सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, ताकि हम लोग किसी काबिल बन सके। पढ़ाई खत्म करते ही मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी कंपनी में जो बॉस थे, उन्हें पहली बार देखते ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। मेरा बॉस बहुत ही हैंडसम और एक जवान लड़का था। मुझे मेरे बॉस बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत विश्वास करते थे और मैं उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। बस अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मेरे बॉस के मन में मेरे लिए प्यार पैदा कर दे। मुझे अपने बॉस से ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जितनी भी बात हुई उससे मैं ये बता सकती थी कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और लड़कियों का बहुत सम्मान करते थे। ऐसे ही काम करते करते मुझे उस कंपनी में 6 महीने हो चुके थे। उसके बाद मुझे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से मुझे अपने बॉस से अक्सर मिलना पड़ता था। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ती जा रही थी। एक बार मुझे अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तब मैंने अपने बॉस के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। वो पहली बार था जब हम लोग बाहर कहीं साथ में घूमे थे। हालांकि मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं लांगी और ना ही मेरे बॉस ने। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बॉस ने मुझे अपने दिल की बात बताई कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो शुरू से ही उनसे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। इसीलिए मैंने भी उन्हें ये कह दिया कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। अगर उनकी सहमति होगी तो ही मैं शादी करूंगी, वरना नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुशियों के लिए उनका दिल नहीं दुखा सकती। मेरी बात सुनकर मेरे बॉस ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात कर लो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने घर आकर अपने माता पिता को अपने बॉस के बारे में सब बता दिया और उन्हें भी ये समझाया कि वो कितना अच्छा इंसान है। मेरे पिता ने अच्छी तरह सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वाले इस शादी के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे बॉस एक अच्छे घराने से थे और वो मुझे पसंद भी करते थे। मेरे माँ बाप को लगा कि मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी, इसीलिए उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था। लेकिन मेरे बॉस यानी कि राघव के पापा को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से थे और हम लोग उनकी तरह अमीर नहीं थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उन्हीं की तरह एक रईस खानदान में हो, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी और उसने जैसे तैसे करके अपने पापा को इस शादी के लिए राजी कर ही लिया। थोड़े ही दिनों में मेरी माँ पापा ने इस शादी को बहुत धूमधाम से किया और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात राघव जब मेरे पास आए तो मुझे देखकर बोले कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। आखिरकार हमारा प्यार जीत ही गया और हम एक हो गए।
मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी हमेशा जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। राघव ने आगे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए अब तुम उनका ख्याल रखना और उन्हें अपने माता पिता की तरह मानना। अगर वह तुमसे कुछ गलत कह भी दे तो पलट कर उन्हें कभी जवाब मत देना। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें अपनी शादी के लिए तैयार किया था। अब मैं चाहता हूँ कि वो हमसे किसी भी बात पर नाराज ना हो। मैंने राघव को हाँ में सिर हिलाया और मन में सोचा कि मैं उसके माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उन्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2-3 दिन शादी की रस्मों में निकल गए। उसके बाद हम लोग हनीमून पर चले गए। हनीमून पर राघव ने मेरा बहुत ख्याल रखा और हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। फिर हम लोग एक हफ्ते के बाद वापस आ गए। घर वापस आकर मैंने देखा कि मम्मी जी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती हैं। मैं भी उनका काम में हाथ बांटना चाहती थी और ये मेरा फर्ज भी था, क्योंकि मैं अब इस घर की बहू थी। इसीलिए मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी जी, अब आप आराम किया कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोज का खाना मैं ही बनाऊंगी और बाकी का काम करने के लिए नौकर हैं। इसलिए तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती थी। मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता था। इसीलिए मैंने राघव से ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की बात कही, तो वो खुशी खुशी मान गया। अगले ही दिन से मैं भी अब राघव के साथ ऑफिस जाने लगी। हम लोग अब एक साथ ऑफिस जाने लगे थे। राघव मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे अक्सर बाहर घूमने भी ले जाता था। मुझे महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। मैं कई बार खुद से उनसे बात करने की कोशिश करती, उनके लिए गिफ्ट्स भी ले जाती, पर उनका मुंह हमेशा फूला ही रहता था। मेरे सास ससुर कभी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, ना ही कभी कुछ बोलते कि उन्हें मुझसे क्या परेशानी है। मैं हमेशा उन लोगों से बात करने के बहाने ढूंढा करती थी। कभी कभी कहती कि चलो पूरी फैमिली आज कहीं बाहर चलते हैं, बाहर से खाना खाकर आते हैं। तो मेरी सास कहती कि तुम्हें अपने पति के साथ जाना चाहिए, हम लोग घर पर ही ठीक हैं। मैं हमेशा नाकामयाब ही होती थी। अब तो मुझे खुद अंदर से उनके लिए चिढ़ महसूस होने लगी थी और मैंने खुद कोशिश करना भी छोड़ दिया था। जितना जरूरत होती बस उतना ही बात करती थी और अब मैं बस अपने पति का ही ख्याल रखती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मेरे ससुर उन्हें अस्पताल लेकर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राघव को अचानक क्या हो गया। जब मेरे ससुर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि राघव को क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बताया। तो मेरे ससुर बोले कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए हैं, 3 दिन बाद जब रिपोर्ट मिलेगी तब पता चलेगा कि परेशानी क्या है। 3 दिन तक राघव अस्पताल में ही भर्ती थे। जब भी मैं अस्पताल जाने की बात करती तो मेरे सास ससुर किसी न किसी बहाने से मुझे घर पर ही रोक लेते थे। वो मुझे कभी अस्पताल में जाकर मेरे पति से मिलने ही नहीं दे रहे थे। कभी मेरी सास कहती कि आज का दिन शुभ नहीं है, तुम्हें ऐसे दिन अस्पताल नहीं जाना चाहिए। कभी मेरे ससुर कहते कि डॉक्टर ने उन्हें किसी से मिलने के लिए मना किया है, इसीलिए तुम उनसे नहीं मिल सकती। मैं बस फोन से ही अपने पति का हाल चाल ले रही थी, पर मुझे इतना पता था कि मेरे पति की तबीयत अभी बहुत खराब है। जब 3 दिन बाद रिपोर्ट लेने के लिए मेरे ससुर गए तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे जाने नहीं दिया और कहा कि तुम कहाँ परेशान होगी, यहीं रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो भी डॉक्टर ने बताया होगा। वापस आकर मेरे ससुर ने मुझे बताया कि मेरे पति को कैंसर हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है और वो मुझे अस्पताल में मिलना चाहते हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उनकी हालत बहुत खराब थी। आंखें अंदर धंस चुकी थी, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मेरे पति ने जब मुझे देखा तो कहा कि मेरी तबीयत अब बहुत खराब है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखो, वो आपको जल्दी ही बिल्कुल ठीक कर देंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे अपने पति की ये हालत देखी नहीं जा रही थी।
मेरे पति ने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा कि उस अलमीरा में एक फोटो है। मेरे मरने के बाद तुम उस फोटो वाले आदमी से शादी कर लेना। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने पति से कहा कि आप चिंता ना करो, आपको मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए बस आप ही थे और आप ही रहोगे। मेरे जीवन में आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। मैं किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी जरूर करना। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया है तो तुम उससे शादी जरूर करोगी, क्योंकि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी याद में रो रो कर अपनी जिंदगी गुजारो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने वह कसम दे दी तो मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं अपने पति के आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी। जब मैंने वो फोटो देखी तो वो बहुत ही धुंधली फोटो थी। फोटो में कौन था कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फोटो देखकर ये पता लग रहा था कि वो किसी बूढ़े आदमी की फोटो है जिसकी उम्र 65 से 70 साल होगी। अगले ही दिन मुझे वो खबर मिली जिसका मुझे डर था। भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं थे। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा पति अभी मेरे साथ नहीं है। मेरे मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं अब हर समय उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने पति को याद करती रहती थी। मेरे पति को मरे हुए 4 दिन ही हुए थे कि मेरी सास आई और बोली कि अब तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। मैं दोबारा शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पति को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी की दूसरी शादी करा देना और मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अब चाहो या ना चाहो, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मेरी सास को देखकर किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा था कि वो अपने जवान बेटे की मौत पर जरा सा भी दुखी है। अगर वो जरा सा भी दुखी होती तो वो मेरे ऊपर दोबारा शादी करने के लिए दबाव नहीं डालती। लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार मेरी दूसरी शादी हो ही गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसके पति को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं और देखो इस बेशरम औरत ने दोबारा शादी कर ली। लेकिन मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं खुद पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गई थी। मेरी सास मुझे मेरे कमरे में ले गई। थोड़ी ही देर में मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया। जब मैंने अपने पति की शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर तो मुझे चक्कर आ गए। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। जो फोटो मेरे पति ने दिखाई थी वो बहुत धुंधली थी, इसीलिए मैं उस समय ठीक से पहचान नहीं पाई कि इस फोटो में मेरे ससुर ही थे। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने ससुर से ही शादी कर ली है। तभी मेरी सास हमारे कमरे में आई और बोली, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। राघव हमारा सगा बेटा नहीं था, हमने उसे गोद लिया था और ये बात उसे भी पता थी कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है। इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का अधिकार हमें दिया था। मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी है, जिससे कि तुम इसी घर में रहो। तुम्हारे पति की यही इच्छा थी कि तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओ। पता नहीं क्यों, पर मुझे मेरी सास की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सास मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवाई और तुम हो कि हम पर ही चिल्ला रही हो। मेरा मन बहुत खराब हो रहा था। मैंने किसी तरह उन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाला। मैंने अपने ससुर से शादी की है, यही सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही थी। मेरे पति ने मुझे कभी नहीं बताया था कि ये उनके असली माता पिता नहीं हैं। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मैं ये सब सोच सोच कर जोर जोर से रोने लगी। मैं अपने ससुर को पिता के समान सम्मान देती थी और आज वो मेरे पति के रूप में सामने खड़े थे। ऐसे ही मेरी पूरी रात रोते रोते गुजरी। मैंने सोचा कि मैं ज्यादातर समय ऑफिस में रहूंगी तो घर से दूर रहूंगी। कम से कम अपने दूसरे पति की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी मुझे।
जब मैं अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे से तुम ऑफिस नहीं जाओगी और घर पर रहोगी। अब घर की जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी होगी। तुम्हें अपने पति की आज से हर बात सुननी होगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरे दिन घर में नहीं रह सकती, मुझे ऑफिस जाना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वो मुझसे कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, फिर मैं भी अपने मन की करूंगा और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कमरे में रहूंगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में ना रहूं, तो जैसा मैं बोलूं वैसा ही करो। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मैं उस इंसान के साथ एक ही कमरे में हरगिज नहीं रह सकती, इसीलिए यही अच्छा होगा कि वो जो बोलता है मैं कर दूं। यही सोचकर मैंने अपने दिमाग से ऑफिस जाने का ख्याल भी निकाल दिया। मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ ऐसा व्यवहार देखकर मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उन्होंने मेरी शादी मेरे ससुर से क्यों की थी। मेरे पति राघव ने अपनी मौत से पहले ही अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। यदि उनकी मौत के बाद मैं ये घर छोड़ देती तो ये सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से निकल जाती और ये लोग भिखारी बन जाते। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने आखिर अपने पिता से मेरी शादी करने के लिए मुझे कसम क्यों दी थी। क्या मेरे पति भी इन सब में शामिल थे? क्या उन्होंने भी मेरे साथ ये सब जानबूझकर किया और मुझे धोखा दिया था? लेकिन अगर ऐसा ही था तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर क्यों की थी? वो सीधे सीधे अपने माता पिता के नाम पर भी तो कर सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। यही सब सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटने लगा था। शायद इसी वजह से मैं आजकल बीमार रहने लगी थी। मुझे अक्सर ही बुखार रहता था। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। मेरी नौकरानी आती थी और मुझे खाना देकर चली जाती थी। मैंने एक बार एक वकील को घर से निकलते हुए देखा, तो मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा कि वकील साहब यहाँ क्यों आए थे। उसने कहा कि वसीयत के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। ये बोलकर मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर मुझसे ऑफिस के कुछ कागजात पर मेरे साइन लेने के लिए आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में आकर रहूंगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गई तो मुझे पास के कमरे से आवाज आ रही थी, क्योंकि किचन के बिल्कुल पास वाला कमरा मेरे सास ससुर का था और वो लोग कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मेरी सास बोल रही थी कि हम चाहते तो इसका फायदा उठा सकते थे, बेचारा बहुत जल्दी मर गया। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। मैंने देखा था कि अब वकील का हमारे घर आना जाना बहुत आम बात हो गई थी। वो अक्सर ही हमारे सास ससुर से मिलने आता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात ही नहीं करने देते थे। मुझे अब ये जानना था कि ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रात में मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगने लगा था कि जरूर मेरे खाने में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर ही खाना खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। इसीलिए मैंने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर पूछा कि मेरे खाने में क्या मिलाया गया है। मुझे सच सच बताओ, तुम जो कुछ बात जानती हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मेरी बात सुनकर नौकरानी बहुत धीरे से बोली कि मेरी सास मेरे खाने में कोई दवा मिलाती है, जिससे मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। नौकरानी की बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने ससुर से बात करूंगी कि उन्हें जो चाहिए वो ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। मैं अपने कमरे से बाहर आई, अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मैं उनका दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना। मेरी सास कह रही थी कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे थे, लेकिन अब मैं सच की तह तक जाना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि ये लोग क्या षड्यंत्र रचा रहे हैं। मैं अब किसी भी तरह से इन लोगों के राज से पर्दा उठाना चाहती थी। तभी एक प्लान मेरे दिमाग में आया।
क्यों ना मैं अपने दूसरे पति यानी कि ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं, क्योंकि ऐसा करने से मैं उसे सब कुछ उगलवा लूंगी। यही प्लान बनाकर मैं उनके कमरे में चली गई और वहां जाकर अपने दूसरे पति से कहा कि मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मेरा भी आप पर हक है। आप आज मेरे साथ मेरे कमरे में आइए। मेरी बात सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग ही उतर गया। भले ही वो 70 साल का बुढ़ा हो, लेकिन जब उसे मेरे जैसी जवान पत्नी मिल रही हो तो वो कैसे मना करता। उसकी आंखें चमक उठी थी मेरी बात सुनकर। वो तुरंत वहां से उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मेरे दूसरे पति के कमरे में आते ही मैं किचन से उसके लिए एक गर्मा गर्म दूध का गिलास ले आई, जिसमें मैंने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। मैंने अपने दूसरे पति से कहा कि ये लो, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे पी लो, इससे आपके अंदर ताकत आ जाएगी। मेरे दूसरे पति ने बिना शक किए उस दूध को पी लिया और थोड़ी ही देर में सो गया। वो रात मेरे लिए बहुत सुकून से कटी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उस नशीली दवा की वजह से वो सुबह से पहले नहीं उठ सकता। लेकिन मेरी सास तो जल भुनकर राख हो चुकी थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी। बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने कमरे में सुलाने की? तुझे तेरी औकात याद दिलानी होगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरी सास मेरे ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ बीच में ही रोक लिया और कहा कि शायद आप भूल रही हैं कि वो मेरे भी पति हैं और आपने खुद अपनी मर्जी से उनकी शादी मुझसे कराई थी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो आपने खुद ही मारी है, तो फिर इतना क्यों तिलमिला रही हो? और वैसे भी आपको अब इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब रोज ही उनके साथ रात बिताया करूंगी। मेरी सास बोली, तू आज की रात उनको अपने कमरे में लेके जाके तो दिखा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तब तक मेरे ससुर भी बाहर आ गए। मैंने नाटक करते हुए कहा कि देखो ना, आपकी पहली पत्नी हम दोनों के बीच में आ रही है। वो कह रही है कि वो कभी भी आपको मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सोने देगी। उसने कहा कि आज की रात भी वह आपको मेरे कमरे में नहीं जाने देगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हम दोनों के बीच में क्यों आ रही है। मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी तो आप पर हक है। अब आप ही कुछ बोलो ना इनको। मेरी बात सुनकर मेरे दूसरे पति ने मेरी सास से कहा कि बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी के साथ ही उसके कमरे में रहूंगा। तुझे जो करना है सो कर ले, और इस बात को ध्यान रखना कि आइंदा अगर मेरी नई पत्नी से तूने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं किसी न किसी बहाने से उसे नशीली दवा दे दिया करती थी, जिससे वो कमरे में आने के थोड़ी देर बाद ही सो जाया करता था। मैंने कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन मैं उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रखती थी और वो अब मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वो तो अब मेरी सास की तरफ देखता भी नहीं था और सीधे मेरे कमरे में चला आता था। अगले दिन मैंने अपने दूसरे पति से कहा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कितने दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ। यहाँ घर में तो मेरी सास पूरे दिन मेरे सर पर बैठी रहती हैं। हमें अकेला समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये सब सुनकर तो मेरी सास पूरी तरह से जल भुन गई। मैंने ये सब अपनी सास को जलाने के लिए ही कहा था, क्योंकि मैं उसको गुस्सा दिलाना चाहती थी, ताकि गुस्से में आकर वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे और अपना भांडा खुद ही फोड़ दे। और हुआ भी वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मेरी सास अपने पति को कमरे में ले गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लड़ने लगी। वो कह रही थी कि अब बहुत हुआ, तुम इसे तुरंत तलाक दे दो। मेरी पति ने कहा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मेरी सास ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस उसे तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। मेरे दूसरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था कि अब वो मुझे घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि मैं अभी तक उनका राज नहीं जानती थी। मैं बस अब इन लोगों को किसी भी हालत में सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। मुझसे पैसों के लिए शादी की, अब ये लोग मेरे पति की मेहनत से कमाए पैसे पर राज करना चाहते हैं। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए रात को जब मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उसके लिए गाजर का हलवा तैयार कर रखा था, जो कि उसे बहुत पसंद था। मैंने आज उसके लिए हलवे
में एक अलग तरह की नशीली दवा मिलाई थी, जिससे इंसान नशे में तो रहता है पर नींद इतनी जल्दी नहीं आती। क्योंकि मैं आज उससे सब कुछ खुद उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी। उसके लिए उसका जागना जरूरी था। मैं जानती थी कि वो नशे की हालत में सब कुछ सच सच बता देगा। मुझे बस उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने थे, ताकि यहाँ से बाहर निकलकर इन लोगों को मैं एक अच्छा सबक सिखा सकूं। जब मेरे पति ने हलवा खाया तो वो थोड़ी ही देर में पूरी तरह से नशे में था। मैंने उसे कहा कि मैं सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर साबित करो और मुझे बताओ कि तुम लोगों का क्या प्लान था, क्या क्या किया तुम लोगों ने। मुझे सब कुछ जानना है। तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उसे होश नहीं था, इसीलिए वो सब कुछ बताने लगा। और जो उसने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग इतने घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहने लगा कि राघव मेरे भाई का बेटा था। वो बहुत अमीर थे, क्योंकि राघव के पापा ने जो बिजनेस शुरू किया वो बहुत अच्छा चलने लगा था। कुछ ही दिनों में उन लोगों की तरक्की होती गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं जो भी काम करता उसमें हमेशा नाकामयाब रहता। मैं दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। जब राघव के मम्मी पापा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई, तो राघव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मैं उनका सबसे करीबी रिश्तेदार था। उस समय राघव बहुत छोटा था और उसकी सारी संपत्ति उसी के नाम पर थी। हमारे नाम पर कुछ भी नहीं था। हम लोग केवल उसके बालिग होने तक ही उसकी सारी जिम्मेदारी ले सकते थे। अगर किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती तो उसकी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाती और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसीलिए हमारे पास उसे बड़ा होने देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया, जिससे उसका कारोबार और ऊंचाई पर पहुंच गया। फिर एक दिन अचानक उसने कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह हमारा बेटा नहीं है। दरअसल हम उसकी शादी मेरी बीबी की बहन की बेटी से कराने वाले थे, लेकिन उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना है, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। हमें सब कुछ अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। तुमसे शादी करने के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति तुम पर खर्च करना शुरू कर दिया। वो हर दिन तुम्हारे लिए नए और महंगे उपहार लेकर आ रहा था। ये सब हमें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। वो जब भी खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उस पर जहर का असर हो रहा था। इसीलिए जब हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो मैं अकेले ही डॉक्टर के पास ले गया था। मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर उसकी रिपोर्ट बदलवाई और कहा कि उसे कैंसर है। धीरे धीरे हम लोगों ने उसके कान भरना शुरू कर दिया था कि उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, बेचारी अकेली कैसे जिंदगी गुजारेगी। ऐसी बातें सुनकर राघव बहुत परेशान हो जाता था। इसीलिए उसने खुद तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा जो तुमसे शादी करता। राघव ने सच में तुम्हारे लिए एकदम हीरा लड़का देखा था, जिसमें उसके ऑफिस के एक सेक्रेटरी ने उसकी मदद की थी। पर वो हमारी चाल से अनजान था। उसने अपनी माँ को फोटो दिखाया था और कहा था कि तुम्हारे लिए उसने ये लड़का देखा है शादी के लिए। तुम्हारी सास ने राघव से वादा किया और कहा कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसकी शादी कर देंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। फिर मौका देखकर तुम्हारी सास ने उस लड़के की फोटो बदलकर मेरी फोटो रख दी थी। राघव ये नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी सुकून से कटे उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या करता। हम और ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे। हमें जो करना था वो जल्द से जल्द करना था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में जोर जोर से पूछने लगी कि तुमने मेरे राघव के साथ क्या किया। उसने नशे में कहा कि हमने उसके खाने में जहर मिला दिया, जिससे वो उसी दिन मर गया। मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई ताकि हम तुम्हारी संपत्ति और पैसा हड़प सके। अब हम धीरे धीरे तुम्हारे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने लगे थे, ताकि तुम भी जल्दी ही मर जाओ और ये सब हमारा हो जाए। यही हम लोगों का प्लान था। लेकिन अब बात दूसरी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं
तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस घर में मजे से रहेंगे। हम लोगों को ना पैसे की दिक्कत होगी और ना मेरी पत्नी की रोज रोज की किचकिच सुननी पड़ेगी। इस घर में ऐश करेंगे हम दोनों। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई और अपने सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया। साथ ही पुलिस वालों को सब बता दिया और सारे सबूत भी दे दिए। उसके बाद तुरंत पुलिस मेरे साथ मेरे घर आई और उन दोनों को पकड़ लिया। कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चला जिसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब वो दोनों जेल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं और सजा काट रहे हैं। भले ही इन सब में मैंने जीत हासिल कर ली थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हार गई हूँ। मैंने अपने पति को, अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने पति के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी और उसे एक नए मुकाम पर ले जाऊंगी, क्योंकि यही मेरे पति की आखिरी निशानी मेरे पास है। मैंने अपने पति राघव के नाम से स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाए जिसमें सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और हॉस्पिटल में मरीज को इलाज सब कुछ फ्री में कराया जाता था, ताकि कभी किसी गरीब को इलाज के लिए कोई परेशानी ना हो। रही बात मेरी जिंदगी की, तो मैंने दोबारा शादी नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि अब मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया था। मेरे पति अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें अपने असली माता पिता से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन लोगों ने लालच में आकर मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। इसीलिए मैं उन जैसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे दोबारा दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।